Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 9 हाइड्रोजन। और इसमें भी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे हाइड्राइड्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने हाइड्राइड्स किसको कहेंगे और हाइड्राइड्स के टाइप्स जो थे वो डिस्कस किए। अब हाइड्राइड के टाइप्स के बेसिस पर एक क्वेश्चन है, वुड यू एक्सेप्ट द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन टू हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन द हाइड्राइड ऑफ देयर सब्सिक्वेंट ग्रुप मेंबर्स गिव रीजन। देखिएगा वो कह रहा है कि ये आपके पास एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक के अंदर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इनके हाइड्राइड्स जो हैं वो हाइड्राइड फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन्हीं के और ग्रुप मेंबर देखिएगा। नाइट्रोजन से नेक्स्ट जो मेंबर होता है दैट इज फास्फोरस, देन आर्सेनिक, ऑक्सीजन से नेक्स्ट सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन से नेक्स्ट क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, अब इनके जो हाइड्राइड है वो नाइट्रोजन का हाइड्राइड कौन सा है दैट इज अमोनिया, ऑक्सीजन का हाइड्राइड दैट इज वाटर एंड फ्लोराइड का हाइड्राइड दैट इज HF। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अच्छा आप नीचे वाले चलें तो फॉस्फोरस का हाइड्राइड कौन सा बनने वाला है, फॉस्फोरस का हाइड्राइड बनेगा PS3, तो नाइट्रोजन का NH3, फॉस्फोरस का PS3, आर्सेनिक का ASH3, बस राइट। इसी तरीके से ऑक्सीजन का H2O, सल्फर का H2S, सेलेनियम का SeH2 या H2SE, फ्लोरीन का HF, HCl, HBr। ये लीजिए। अब अगर आपको कहा जाए कि इनके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कीजिए तो आपको पता है अप टू डाउन जैसे जैसे हम जाएंगे तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज होता है, और हमें पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, नाइट्रोजन से फास्फोरस का उससे ज़्यादा आर्सेनिक का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो उस हिसाब से अमोनिया का सबसे कम। ऐसे ही अगर मैं 16 ग्रुप की बात करूं तो नीचे जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपने अदर जो मेंबर्स हैं ग्रुप के उनसे हाइड्राइड से कम होना चाहिए। सेम ऐसे ही हेलोजेंस के अंदर HF का बॉइलिंग पॉइंट इनसे कम होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर मास। लेकिन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने सब्सिक्वेंट ग्रुप के अदर जो मेंबर्स होते हैं उनके हाइड्राइड के बॉइलिंग पॉइंट से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। होना लो चाहिए था बट हाई होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो हाई EN एलिमेंट से बॉन्डेड होता है, और हाई EN एलिमेंट से जब हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है तो बेटा जब हाइड्रोजन दो हाई EN एलिमेंट के बीच आ जाता है तो उससे यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो यहाँ इनके अंदर पॉलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि EN बहुत ज़्यादा है जिनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ठीक है, जिससे यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। सेम ऐसे ही HF अगर है तो उनके बीच में भी क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ दो फ्लोरीन के बीच में है तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण से ही इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या होता है, ज्यादा होता है। दस राइट, यही इसका आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैन फॉस्फोरस विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉस्फोरस जो है उस फॉस्फोरस का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है। फॉस्फोरस में सबसे आउटर जो शेल होता है उसके अंदर S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और P में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस शेल में फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के साथ अगर इसका रिएक्शन कराए तो ये PH5 बना लेता है क्या, बट फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Cl2 से अगर रिएक्शन कराओगे तो PCl5 बना लेता है, क्लोरीन के साथ PCl5 बना लेता है, बट हाइड्रोजन के साथ PH5 जो है ये नहीं बना पाता है, नहीं बना पाता है। हाइड्रोजन के साथ PH5 का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। PCl5 से बनाता है, Cl2 के साथ बनाता है, पर हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? तो उसके दो लॉजिक होते हैं। पहला लॉजिक ये होता है कि जब आप फास्फोरस की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराओगे तो एक तो आपको हाइड्रोजन का ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है इसलिए बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होगी, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। इसलिए इसकी ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है इसी को ही हम इसकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। दस राइट, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी।
अब ये जो एनर्जी है ये कंपनसेट कहाँ से होती है, वो देखिएगा जब इस फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन गेन करेगा। हाइड्रोजन जब इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा H नेगेटिव आयन बनेगा, तो इस निकलने वाली एनर्जी जो होती थी उसको हम कहते थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये बहुत कम होती है। अगर आप यही रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहे होते तो हो जाता, क्यों? क्योंकि क्लोरीन का एक तो बॉन्ड बड़ा है तो इजीली बैक हो जाता, इसलिए इसकी जो एटोमाइजेशन इंथैल्पी है ये कैसी होती है, ये कम होती है, इजीली हो जाता है। दूसरा, जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर के फॉस्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लोरीन उसको गेन करेगा, तो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है Cl नेगेटिव आयन बनेगा, तो इसकी डेल EGH बहुत ज़्यादा होती है और ये इतनी ज़्यादा है कि ये इस रिक्वायर्ड एनर्जी को कंपनसेट कर देती है, जिस कारण से ये Cl2 का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रॉन ये इजीली गेन करके नेगेटिव आयन बन जाता है। और फॉस्फोरस के साथ जब ये नेगेटिव आयन जुड़ते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, PCl5 का फॉर्मेशन हो जाता है। बट हाइड्रोजन के केस में दोनों ही उल्टा है, एक तो हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है इजीली नहीं टूटेगा, दूसरा अब उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और सेकेंड फैक्टर, अगर एनर्जी ज़्यादा आए कहाँ से, तो फॉस्फोरस जब अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा तो उतनी सफिशियंट एनर्जी यहाँ से नहीं निकलेगी जो इस एनर्जी को कंपनसेट कर सके, इसलिए PH5 का फॉर्मेशन जो है वो फेवरेबल नहीं होता है। चलिए, इसके बाद आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, और ये जो मेन टॉपिक है हमारा ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी और साथ में वाटर का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से नॉन है, कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। देखिएगा, वाटर, बस अगर मैं इसको पढ़ भी दूंगा या आप रीड कर लेंगे तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। अ मेजर पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ वाटर, ह्यूमन बॉडी के अंदर इतना वाटर होता है, ठीक है। प्लांट्स में कुछ में इतना परसेंट वाटर होता है। इट इज क्रूशियल कंपाउंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ forms. It is a solvent of great importance. It is a solvent of great importance. यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है, दूसरों को डिजल्व करने की जो पावर होती है ना, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है 80, इसलिए यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ देख लीजिएगा एस्टिमेटेड वाटर सप्लाई, आप देख लीजिएगा कहाँ पर कितना है, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। अब वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी वन बाई वन हम रीड करेंगे इनको। देखिएगा, इट इज़ कलरलेस टेस्टलेस लिक्विड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये पहले ही बता दिया है, वाटर जो होता है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण से ही इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, ज़्यादा होता है। बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, इट हैज़ हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन इन कंपैरिजन टू H2S एंड H2SC। इनके साथ ही क्यों, क्योंकि बात हो रही है कौन से ग्रुप की, 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ठीक है ना। तो इसका हाइड्राइड हमने बनाया H2O, इसका हाइड्राइड बनाया H2S, इसका बनेगा H2SC। तो इस वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण से इनके कंपेयर में वाटर जो है उसके ये सब वैल्यू ज़्यादा होती है। अब अगर हम दूसरे जो लिक्विड्स हैं उनके साथ कंपैरिजन करें, इन कंपैरिजन टू अदर लिक्विड्स, वाटर हैज़ ए हाई स्पेसिफिक हीट, thermal conductivity, surface tension, dipole moment and dielectric constant, सारी जो वैल्यू होती है वो हाई होती है और दूसरे जो लिक्विड्स होते हैं ना उनके कंपैरिजन में। These properties allow water to play a key role in the biosphere। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है, हाई इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, हाई इसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इसका सरफेस टेंशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट, ये सब जो है ये एक की रोल प्ले करते हैं बायोस्फीयर के अंदर। आगे देखिएगा, अब और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनको हम डिस्कस करें। द हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन,
The high heat of vaporization, that's right, and heat capacity are responsible for moderation of the climate and body temperature of living beings. हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अ, हम तो कहें कि एक रेंज के अंदर रहता है, और वो सब इसी के कारण से होता है। क्लाइमेट का जो चेंज, बॉडी क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है उसमें भी इसका रोल होता है। इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट एंड एनिमल्स मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है वो सबका सब वाटर से ही होता है। ब्लड के अंदर अप्रोक्स 70% वाटर ही है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद पोलर मॉलिक्यूल, दूसरे जो मॉलिक्यूल होते हैं पोलर, उनके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए उनको बहुत इजीली डिजोल्व कर लेता है। इवन कोवलेंट कंपाउंड जैसे अल्कोहल वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चीनी, शुगर जो होता है हमारा शक्कर, ठीक है ना, ये वाटर के साथ H बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। वैसे कौन से कंपाउंड है ये, कोवलेंट या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन फिर भी वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, इसलिए वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज के बाद अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है। तो गैसियस फेज में वाटर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। वाटर के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, दो लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिस कारण से दोनों बॉन्ड एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल की वैल्यू कम हो जाती है। टेट्राहेड्रल जो एंगल होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला, उससे बॉन्ड एंगल कम होता है। बस राइट, इतना होता है। और बॉन्ड की जो लेंथ होती है OH बॉन्ड की, वो इतनी होती है। इट इज हाईली पोलर मॉलिक्यूल। पोलर क्यों होता है? क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है बेटा, उसका ईएन क्या होता है, हाई, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। ऑक्सीजन कैरी पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन कैरी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो पोलरिटी क्रिएट होगी, इसलिए कैसा होता है, पोलर होता है। बस राइट। चलिए चलिए, हाईली पोलर होता है। In liquid phase, water molecules are associated together by the hydrogen bond। लिक्विड फेज के अंदर ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से एसोसिएटेड हो जाते हैं। बैंड स्ट्रक्चर वाटर का होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के बाद में आगे बढ़ते हैं। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। वाटर की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो आइस होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आइस जो है वो क्रिस्टलाइज इन द हेक्सागोनल फॉर्म, बट अ वेरी लो टेम्परेचर इट कंडेंस्ड टू क्यूबिक फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये याद रखनी है कि जब हम पानी को ठंडा करेंगे, वाटर को कूल करोगे, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और हेक्सागोनल फॉर्म के अंदर ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। हेक्सागोनल फॉर्म जब ये बनाता है, वाटर जो है ना उसका एक्सपेंशन हो जाता है। एक्सपेंशन होने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ने से वाटर की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी लो हो जाती है, इसीलिए आइस जब बनेगी तो डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन दैट ऑफ वाटर, वाटर से कम हो जाती है। देयरफॉर एन आइस क्यूब फ्लोट ऑन वाटर, इसीलिए आइस क्यूब जो होता है वो वाटर पे फ्लोट करता है। In winter season, ice formed on the surface of a lake provide thermal insulation which ensure that survival of aquatic life. That fact is of great ecological significance। सर्दियों के दिनों में क्या होता है, ऊपर का जो पानी होता है वो बर्फ बन जाता है। बर्फ की डेंसिटी कम होती है, आइस की डेंसिटी कम। क्यों कम है? क्योंकि आइस जब बनती है तो वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हेक्सागोनली अरेंज हो जाते हैं, और हेक्सागोनल अरेंज होने से वाटर का एक्सपेंशन हो जाता है। आइस जब बनेगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे उसकी डेंसिटी कम रह जाती है, और डेंसिटी कम होने से ही आइस जो है वो वाटर पे फ्लोट करती है। तो सर्दियों के दिनों में ऊपर का पानी जमता है, आइस बन जाती है, आइस वाटर पे फ्लोट करेगी, अदरवाइज वो नीचे बैठ जाती है, फ्लोट करती है, जिससे क्या होता है, अंदर का जो ये वाटर है, ये वाटर अपनी जो हीट है वो हीट लॉस नहीं कर पाता है। नीचे का पानी जो है उसका टेम्परेचर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, इसलिए एक्वेटिक स्पीशीज जो है वो सर्दियों के दिनों में इस गर्म पानी में रह करके अपने जीवन को बचा लेती है, अदरवाइज वो सारी की सारी मर जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस देख लीजिएगा।
आइस का स्ट्रक्चर। तो जब पानी ठंडा होता है ना तो ये वाटर के मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं और हेक्सागोनल रिंग बन जाती है। ऐसे करके हेक्सागोनल रिंग्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, ऐसे हेक्सागोनली अरेंज हो जाते हैं। आइस हैज है हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। ये आइस का स्ट्रक्चर होता है और बीच बीच में ये वैकेंट स्पेस होते हैं। ईच oxygen atom is surrounded tetrahedrally by 4 other oxygen atom in a distance of 276 picometer। हर एक ऑक्सीजन एटम जो होता है ये टेट्राहेड्रली 4 अदर ऑक्सीजन से सराउंडेड होता है। चेक कर सकते हैं आप, ठीक है ना। टेट्राहेड्रली 4 अदर ऑक्सीजन के साथ में सराउंडेड होता है। जैसे ये वाला ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन देखिएगा इस तरफ, ये ऑक्सीजन 2 हो गई है और इस तरफ 3 और उस 3 ही हुआ। ये तो किसी दूसरे ऑक्सीजन को कंसिडर करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसने 4 ही बनाए हैं। अच्छा, जैसे इस ऑक्सीजन को देखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाए, इस ऑक्सीजन को देखिएगा, इस तरफ ऑक्सीजन 1 2 3 4, हाँ ये तो 5वां हो गया है। Each oxygen atom surrounded tetrahedrally by 4 other oxygen। अच्छा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया ना केवल उनको ही काउंट करेंगे। तो ये ऑक्सीजन था आपका, इसने इस हाइड्रोजन दोनों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, तो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, ठीक है। और उसके बाद में इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया तो एक ऑक्सीजन ये, और यहाँ इसके साथ ये हाइड्रोजन इसका था, एक ऑक्सीजन ये, क्योंकि ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन तो ये है ही, 2 इसके ऊपर लोन पेयर होंगे। तो अब ये वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसकी ऑक्सीजन के साथ, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ। और ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन होगा दूसरे मॉलिक्यूल का, उसकी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इस तरीके से। तो एक हाइड्रोजन है वो, एक जो ऑक्सीजन है वो 4 वाटर के मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन जो होगी उसके साथ सराउंडेड रहती है। Hydrogen bonding gives ice a rather open type structure with wide holes। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण से ही इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, वाइड होल होते हैं, होल लाइक स्ट्रक्चर इसका हो जाता है। ये हमने पढ़ा है आज वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी और वाटर का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। थैंक यू टू ऑल।